हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर ऑफ निमोनिया। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी से। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिस्क फैक्टर्स बताए थे कि यंग इंडिविजुअल को हो सकता है या फिर एजेड को हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को हो सकता है। तो मान लीजिए कोई हमारा इंडिविजुअल है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, अब वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसमें इन्फेक्शन ईजिली चला जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसने क्या किया, बैक्टीरिया या वायरस को इनहेल कर लिया। इनहेल करने के बाद क्या होगा, इनहेलेशनल माइग्रेशन होगा। मतलब वो जो भी माइक्रोब था, इनहेल करने की वजह से अब वो हमारी बॉडी में माइग्रेट करके लंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लंग में जाने के बाद वो हमारे लंग पैरेन्काइमा में जाएगा, मतलब एल्वेलाई में जाएगा। ठीक है, एल्वेलाई में अब ये माइक्रोब पहुंच गया तो बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एक्सुडेट भी फॉर्म होने लगता है। एक्सुडेट क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल से जो फ्लूइड निकलता है और हमारी इन्फेक्शन साइट पे जाता है उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे फ्लूइड जमा होने लगेगा। उस फ्लूइड की वजह से क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे फ्लूइड जा रहा है और फ्लूइड जा रहा है, तो इसकी फ्लूइड की क्या होती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, काफ़ी डेंस हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो पहले हमारी एल्वेलाई कैसी होती हैं, उनमें सिर्फ अंदर एयर होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इस एक्सुडेट की वजह से उसमें ये फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। ये फ्लूइड कैसा है, हाईली डेंस है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हमारी जो एल्वेलाई है वो काफ़ी सॉलिड लगने लगती हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो निमोनिया में हमारा कंसोलिडेशन प्रेजेंट होता है, मतलब हमारी जो एल्वेलाई होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्म हो जाती हैं, उनमें सॉलिडिफिकेशन हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड बन जाती हैं, बस उसमें इस तरीके से फ्लूइड एक्यूमुलेट है, बैक्टीरिया है, पस है, कि वो देखने में ऐसा लगता है कि उसमें सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसी चीज़ को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। सो ये था हमारा निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे निमोनिया की स्टेजेस के बारे में। तो निमोनिया की बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ कंजेशन। ठीक है, फिर होती है स्टेज ऑफ हेपेटाइजेशन, फिर होती है स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन एंड फोर्थ स्टेज होती है स्टेज ऑफ रिकवरी। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि किस तरीके से निमोनिया होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है और उसके बाद निमोनिया कैसे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, हमें इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो माइक्रोब होता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। अब ये माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर गया है तो हम क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स होता है। मतलब जहाँ पे ये माइक्रोब्स गए होते हैं उसके पीछे पीछे हमारी इम्यून सेल्स जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, इस कंडीशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो डायलेट हो जाती हैं। किसी भी इन्फेक्शन के केस में आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ पे वेसोडाइलेशन होता है, वॉर्मथ होती है, रेडनेस होती है। तो क्या होता है, वेसोडाइलेशन की वजह से वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कैपिलरी कंजेशन या फिर इंगॉजमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि पहली स्टेज है तो हमें वहाँ पे बैक्टीरिया या फिर वायरस का इन्फेक्शन होगा। वो बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी में जाके रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। अब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यून सेल्स को भेजेगा ताकि वो उसको किल कर दें। तो फिर क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ इम्यून सेल होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाएगा, जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 2 डेज। हमारी नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ हेपेटाइजेशन। तो बेसिकली इसका ड्यूरेशन होता है 2 से 4 दिन। इसको हम हेपेटाइजेशन वाली स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी लंग्स होती हैं वो लीवर की तरह देखने में लगने लगती हैं। क्यों लगती हैं, क्योंकि पहले क्या था, हमारी एल्वेलाई फ्लूइड फिल्ड हो गई थी। ठीक है, एक्सुडेट फॉर्मेशन की वजह से फ्लूइड फिल्ड हो रही थी, बट फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पे आरबीसी भी फिल हो जाती है, न्यूट्रोफिल भी आ जाती हैं और फाइब्रिन्स भी आ जाते हैं। आरबीसी प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, रेडिश कलर आएगा। फाइब्रिन्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, फाइबर डिपॉजिट होते हैं तो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है ना, वेट बढ़ जाएगा, वहाँ पे फाइबर्स जा रहे हैं तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो इस स्टेज में हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो
इसीलिए ये जो हमारी लंग्स होती हैं ये लीवर की तरह दिखने में लगती हैं, इसीलिए हम इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। इसके फीचर में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी लंग्स हैं वो रेड हो जाती हैं, फर्म हो जाती हैं, एयरलेस हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें मार्क्ड कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इस स्टेज में पेशेंट को हाई फीवर रह सकता है, प्रोडक्टिव कफ आ सकता है, ठीक है, और वो कफ रेड रस्टी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड स्टेज। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन की। ये स्टेज बेसिकली 4 से 8 दिन तक चलती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो आरबीसी होती है ना उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब पहले जो आरबीसी प्रेजेंट थी, रेड कलर दे रही थी, अब वो आरबीसी टूट गई तो रेडिश कलर नहीं रहेगा। इसकी वजह से कुछ ग्रे ग्रे कलर का लीवर देखने को मिलेगा, इसीलिए हम उसको बोलेंगे स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। मतलब वो सॉलिड तो है अभी भी, तो मतलब हेपेटाइज है, लीवर की तरह है, बट वो रेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी टूट गई हैं। इस कंडीशन में फाइब्रिन अभी तक प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट है, लेकिन जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस स्टेज में लंग्स हमारी ग्रेइश हो जाती हैं, लेकिन अभी भी फर्म है, मतलब सॉलिड हैं, ठीक है, और लेस वेस्कुलर हो जाती हैं। इस कंडीशन में क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट स्टेबलाइज होने लगता है, ठीक है, काफ़ी मतलब ठीक होने लगता है। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट स्टेज की। तो ये है स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर हम इसको स्टेज ऑफ रिकवरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन होता है 8 से 10 दिन, मतलब पेशेंट को प्रॉपर रिकवर होने में 8 से 10 दिन लग जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी कचरा हमारी लंग्स में भर गया था ड्यूरिंग द डिसीज़ कंडीशन, उस सबको साफ़ करने का काम होता है। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आके एक्सुडेट जो बना था उनको क्लियर करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस या फिर कफ। कफ से क्या होता है आपको पता होगा ना, जो कफ होता है वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको हम कफ आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इन सब चीज़ों को साफ़ किया जाता है। लंग्स रिटर्न टू नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। इस कंडीशन में क्या होता है, जो लंग्स होती हैं उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर वापस आने लगता है और ब्रीदिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। करते हैं निमोनिया के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स को बेसिकली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, टिपिकल निमोनिया एंड एटिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया होता है जब हमारा जो निमोनिया है वो एल्वेलाई में हो रहा है। एटिपिकल निमोनिया होता है जब निमोनिया इंटरस्टिशियम में हो रहा है, एल्वेलाई की जगह पे, ठीक है, एल्वेलाई पे नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम टिपिकल की बात करेंगे। तो इसमें हमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है। फीवर क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं इनकी वजह से कुछ इंटरल्यूकिन्स वगैरह रिलीज़ होने लगते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, वो टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी एल्वेलाई में फ्लूइड फिल्ड होता है ना, तो हम उसको अगर कफ आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है। फिर टैकीपीनिया हो सकता है। टैकीपीनिया बेसिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है बॉडी का, ठीक है। चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है तो चेस्ट कंजेशन की वजह से पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। डिजीनेस, गिडीनेस या फिर लाइट हेडनेसनेस, ये सब हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए पेशेंट को ये सब सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया भी होगा ना, तो इसलिए डिजीनेस, लाइट हेडनेस, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में आएंगे। फटीग, वीकनेस, लेथार्जी, इनका भी कारण यही होता है कि सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो रहा है। लेबर्ड ब्रीथिंग हो सकती है। लेबर्ड ब्रीथिंग क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टोरेशन बेसिकली होता है जब कफ के साथ स्पुटम आता है, ठीक है। पेलर देखने को मिल सकता है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपर वेंटिलेशन, ये सब हमें पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ये सारे थे टिपिकल निमोनिया के क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं एटिपिकल निमोनिया के बारे में। तो इसमें हमें नॉन प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एल्वेलाई को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो फ्लूइड है वो हमारा इंटरस्टिशियम में फिल्ड है, ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कफ के साथ क्या होता है, म्यूकस या स्पुटम नहीं आता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है, चेस्ट कंजेशन, शोर थ्रोट, बॉडी एक, ये सब हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर लेबर्ड ब्रीदिंग प्रेजेंट होगी एंड कार्डियक कंपनसेशन प्रेजेंट होता है। कार्डियक कंपनसेशन का मतलब होता है जब हार्ट हमारा मैनेज करने की कोशिश करता है और टैकीकार्डिया वगैरह करवाने लगता है, तो ये जो टैकीकार्डिया होता है वो हमारा कंपनसेटरी होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं कर्व 65 के बारे में, ठीक है।
तो बेसिकली ये स्कोर निमोनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेस पे हम निमोनिया की सीवियरिटी को पता लगाते हैं, ठीक है, कि हुआ है नहीं हुआ है, कितना सीवियर हुआ है। सी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, यू का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 20 mg/dl से ज़्यादा, ठीक है। आर का मतलब है कि अगर रेस्पिरेशन जो है वो 30 से ज़्यादा है। बी का मतलब होता है कि जो सिस्टोलिक बीपी है वो 90 से कम है एंड डायस्टोलिक वाला 60 से कम है। 65 का मतलब होता है कि एज पेशेंट की 65 से ज़्यादा है। अगर ये सारी कंडीशन है तो मतलब पेशेंट में हाई रिस्क है निमोनिया होने का, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे स्कोर के बेसिस पे कि उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी देखने पे इन सब का स्कोर 111 होता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में कन्फ्यूज़न प्रेजेंट है तो हम 1 स्कोर देखेंगे। BUN उसका 20 से ज़्यादा है तो हम 1 स्कोर देंगे। ऐसे करके हम लास्ट में ऐड करते हैं। अगर किसी पेशेंट का स्कोर 0 है तो हम उसको घर पे ही ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी पेशेंट का स्कोर 1 से 2 के बीच में है तो कंसिडर करेंगे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है, चेकअप कराएंगे। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे। और अगर 4 से 5 के बीच में स्कोर होता है तो हम उसको ICU में एडमिट कराते हैं। तो ये था हमारा कर्ब स्कोर। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया।